नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और परसेंटेज में ही अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो आय व्यय पर आधारित प्रश्न होंगे। एग्जामिनेशन में काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग आज करने का कोशिश करेंगे। तो और दो क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि क्वेश्चन तो यही बताएंगे, पहले इसको और फिर इसको। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझते चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय क्या है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, इन दोनों प्रश्नों में अंतर भी समझिएगा। और ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर और शेष का 70% घरेलू चीज़ों में खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपये हो तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। तो इन प्रश्नों को करने का तरीका क्या होगा। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का, ध्यान से पहले प्रश्नों का अंतर समझ लीजिएगा फिर इनको करने का तरीका। आय का 24% मकान किराए पर तथा, ये लाइन ध्यान रखिएगा कि तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर इसका इनकम 100% होगा, अगर इसका इनकम 100% होगा और अगर ये यूज कर रहा है एंड तथा या और, तो इसका मतलब ये है कि ये 24% जो खर्च कर रहा है इस पर ही कर रहा है, इस 100 पर ही कर रहा है, और ये 62% कर रहा है वो इस 100 पर ही कर रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटल इसका खर्च कितना होगा, तो ये दोनों को ऐड करके निकालेंगे। और बचत कितनी होगी, तो 100% में से ये 24% और प्लस 62% ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद जो इसका निकल रहा होगा इसका बचत निकल रहा होगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो 100% माइनस 4 और 2 6 और 6 2 8 86%। तो आप देखिए कि 86% इसका। अच्छा, बचा कितना रहा था यहाँ पे, तो कह रहा है कि बचत इसका 6300 रुपये है, यही बच रहा होगा। और यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो 14%। और 14% रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो 6300 को। 14% रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो 6300 को। तो ध्यान ये रखिएगा कि 14% बता दिया 6300 को। हम इधर लिख देते हैं इसको, ये 14% यही बच रहा है। 100% में से अगर ये 24% और 62% खर्च कर रहा है तो बच रहा है इसके पास 14% परसेंटेज में, और अमाउंट में बच रहा है 63%। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे होंगे तो भाई 1% का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 6300 बटा 14, और 100% का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 6300 बटा 14 गुना 100। इसको काटिएगा तो 7 दूना 14, 7 9 63, 2 से काटिएगा तो ये 50 बार में, और 5 9 45, तो ये कितना हो जाएगा 45,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45,000। मेन चीज़ इसमें जो बताना और सिखाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन दोनों प्रश्नों को लिखने का मेरा मकसद भी यही है कि आप इन दोनों प्रश्नों का अंतर समझिएगा। अंतर समझिएगा कहने का मतलब है कि अगर ये यूज कर रहा है कि 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर, तो ये 100 में से आपको दोनों को लेस करना है। लेकिन कभी आपसे कहे कि ए अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर, इसका मतलब ये होता है, ये तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो इसमें आपको जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको करना कैसे है, तो सिंपल सा बात समझना है कि ये भी 100 में से ही माइनस होगा और ये भी 100 में से ही माइनस होगा। तो ये दोनों, ये भी खर्च है और ये भी इसका खर्च है, तो 4 और 2 6 और 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 86%। और 100 में से 86% एक खर्च कर देता है, तो बचता कितना है इसका 14%। और ये 14% रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो 6300 को। तो 100% किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 6300 बटा 14 गुने 100 को, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 45,000 रुपये। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि इसको कुल आय कितनी थी, तो 45,000 रुपये थी। अब इस क्वेश्चन का बारी करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शेष का, यहाँ पे कह रहा है शेष का, तो आपको ध्यान रखना है, इसको मिटा देते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे
जब भी शेष का बोलेगा कि शेष का 70% घरेलू चीज़ों पे, और आगे भी हो सकता है कि इसके शेष का ही लगाता रहेगा, तो हमेशा हमको सक्सेसिव वाला तरीका ही अपनाना है, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमको किस चीज़ का डाटा दे के रखा है, तो डाटा किस चीज़ का दे के रखा है, तो आपको बचत का डाटा दे के रखा है। तो हमको हर बार इसमें से सक्सेसिव तो लिखना ही लिखना है, लेकिन हर बार जो सक्सेसिव टर्म लिखना है वो बचत वाला लिखना है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ए अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है, तो ए अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है सो ए रुपया ही कमा रहा होगा, और अगर ये 20% अपने मकान किराए पर खर्च कर देता है, 20% मकान किराए पर खर्च करता है, तो आपको देखना है कि हमको डाटा किस चीज़ का देकर रखा है, बचत का। तो यहाँ भी जो हमको सक्सेसिव टर्म लगाना है वो बचत का लगाना है। तो 20% अगर मकान किराए में खर्च कर देता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 1/5, यानी 5 में से 1 रुपया, 5 में से 1 जो है वो खर्च कर देता है किस पे, तो मकान किराए पर। मकान किराए पर तो कितना बचा लेता होगा, तो 4/5। तो इसकी बचत कितनी होगी, 4/5। और ये बचत हम लोग लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ जो डाटा दिया है जिसके साथ हमको रिलेट करना है वो बचत हमको यहाँ पे दे कर रखा है। अगला कह रहा है कि शेष का, तो अब इसके पास पॉकेट में इतना पैसा बचा होगा। ए का अगर 1/5 खर्च कर दिया है, इसका मतलब है ए का 4/5 इसके पास बचा होगा। और आगे कहता है कि शेष का 70% घरेलू चीज़ों में खर्च करता है, तो 70% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 7/10। तो 10 में से 7 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा, तो 3/10। यानी अब जो भी इसके पास अमाउंट होगा उसके जो है 70% खर्च कर देता है। तो अगर 70% खर्च करता है तो बच कितना रहा होगा, तो 3/10। और अल्टीमेटली इसके पास बच कितना रहा है, तो 1800 रुपये। यानी ये जो अमाउंट होगा 1800 रुपये के बराबर होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसको अगर काटिएगा यहीं से काट लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी इसको सक्सेसिव लगाना है। जैसे बचत ही लेके चलेंगे हम लोग कि ए का 20% खर्च किया है, 1/5 खर्च किया है, तो 4/5 बचा होगा, और 70% यानी 7/10 खर्च किया है, तो 3/10 बचा होगा। और बचा कितना है, तो 1800 रुपये। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 छक 18, 4 से काटेंगे तो ये 15 चौका 60, ये 50 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 15×5 = 7500। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी कि ए की इसकी जो कुल आय थी, उसकी कुल आय कितनी थी, तो 7500 रुपये। तो उम्मीद है ये बात दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि कब हम लोग सक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं और कब हम लोग सक्सेसिव इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब एंड देगा, और देगा, तथा देगा परसेंटेज वैल्यू, इसका मतलब कह रहा है कि 100 पर ही बार बार खर्च कर रहा है। लेकिन जब शेष का और शेष का बोलेगा तो हमको इसको सक्सेसिव तरीके से करना है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि राम का व्यय और बचत 3:2 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। राम का व्यय का मतलब खर्च होता है, व्यय और बचत। व्यय और बचत कितना है, तो 3:2 है। 3:2 है, 3:2 अनुपात में है। आगे कहता है इसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए। इसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए, और व्यय भी 12% बढ़ जाए, और व्यय भी 12% बढ़ जाए, वह भी 12% बढ़ जाए, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, जितने तरह के आए वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ करवाने का कोशिश करूँगा, और आप लोग अंतिम तक देखिएगा तो सारे तरह के आपको जो जितने भी डाउट्स होंगे इन क्वेश्चंस में वो आपके क्लियर होंगे। तो राम का व्यय और बचत 3:2 है। तो सबसे पहले इस समय कि राम का व्यय और बचत यानी जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्च जो है, और जो सेविंग है, जो
सेविंग है वो किस रेशियो में है, तो 3:2 के अनुपात में है। तो अगर हमसे इसको इनकम इसका पूछा जाए, इनकम पूछा जाए, तो हम लोग इनकम कैसे निकालेंगे, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर देंगे, खर्चे और बचत को ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये सेविंग निकल के आएगा। तो अगर यहाँ से पूछेगा कि इसका इनकम बता दो, तो हम लोग बोले कि इनकम इसका 5 यूनिट है। इनकम कितना है इसका, 5 यूनिट है। आय क्या कहता है कि यदि इसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि इसकी आय में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो अगर इसकी आय में 10% की वृद्धि हो रही होगी तो हम लोग देखेंगे, तो इसकी आय में अगर 10% की वृद्धि हो रही, मतलब इसकी आय कितनी हो गई, तो 5.5 हो गई होगी। 10% अगर वृद्धि हो गया होगा तो 5 यूनिट का 10% कितना हो जाएगा, तो 5.5। तो ये इसका बढ़ के आ गया, इसका इनकम। आगे क्या कहता है, और व्यय भी 12% बढ़ गया होगा, और इसका एक्सपेंडिचर पहले से 3 था और इसमें इसका 12% बढ़ गया। तो 12% अगर बढ़ गया तो 3 का 12% कितना होगा, तो 0.36। 3 का 12%, 3 का 12% कितना हो जाएगा, तो 12×3 = 36 यानी 0.36। तो ये जो ऐड होके आएगा वो 3.36 आ जाएगा। मानते हैं इस बात को, 3.36 आ जाएगा। तो हम लोग कह रहे होंगे, इसमें 12% की वृद्धि हो गई। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई सेविंग निकालना है, तो सेविंग निकालना कैसे है, तो अगर इतना इसका इनकम है, इसका इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है, तो 3.36 है। तो सेविंग निकालना है, तो इनकम में से अगर खर्च को हम लोग माइनस कर देंगे, इनकम में से खर्च को माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर तो सेविंग आ जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं भाई कमा रहा है 5.5 और खर्च कर रहा है 3.36। तो कितना बचा रहा होगा, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, तो 2.14 बचा रहा होगा। तो 2.14 बचा रहा होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो बचत पहले 2 था, अब 2.14 हो गया। तो वृद्धि कितना का हुआ, तो 0.14 का। वृद्धि कितना हुआ, तो 0.14 का। तो 0.14 का वृद्धि हो कितना, 2 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा जी, तो 100 पे निकाल रहे होंगे। तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटा सकते हैं और ये 100 हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं ये बात तो पता होगी आप लोग को। जैसे 100 है तो ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से हटा दे रहे हैं, इस डेसिमल से इस 100 को। तो ये कितना हो जाएगा, तो 7%। ये हमारा आंसर। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए और समझते चलिएगा कि हम लोग को क्वेश्चन करने के तरीके पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे डेसिमल में आने के बाद थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन में परेशानी होने लगता है, तो हमारा कोशिश ये होगा कि जैसे कभी भी परसेंटेज का बात करेगा, तो हम लोग इसको या तो 100 बना लें, इसको 100 बना लें, तो बनाने में थोड़ा क्वेश्चन का आसानी होगा। जैसे हम लोग कह क्या रहे हैं, हम लोग कह ये रहे हैं कि हम लोग ये तो 3:2 में है, तो इसको हम लोग 300 और 200 भी ले सकते थे। तो जब भी परसेंटेज में चेंज करना होगा तो 200 का टर्म में लेके चलिएगा। अब यहाँ से आपको आसानी है कि भाई 10% बढ़ा है तो 550 हो गया होगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में 12% बढ़ा है तो 12×3 = 36, यानी ये बढ़ के 336 रुपये हो गए होंगे। और एक्सपेंडिचर में से इनकम घटाइएगा, एक्सपेंडिचर में से इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइएगा तो सेविंग आ जाएगा। तो 200 में से 336 घट गया है, तो हमारे यहाँ पे जो भी रिजल्ट आ रहा होगा 200 पे बढ़ा के बता देंगे। जैसे 550 में से 336 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 214। तो 200 पर 14 बढ़ा है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आसानी कितना होगा कि 200 पे 14 बढ़ा है तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा, तो 7 बढ़ जाएगा। 100 पे कितना बढ़ जाएगा, तो 7 बढ़ जाएगा। 200 पे 14 बढ़ा है, 200 पे 14 बढ़ा है तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा, तो 7 बढ़ जाएगा। और यही 100 पे बढ़ेगा तो परसेंटेज में हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि चूँकि हमसे प्रतिशत वृद्धि ही पूछा है, प्रतिशत वृद्धि ही पूछा है, तो थोड़ा सा आसान और तरीका क्या बन सकता था इसमें कि हम लोग टोटल ऐड करके हम लोग वही बढ़ ही कितना रहा है इतना सिर्फ हम लोग निकाले। जैसे हमसे कह रहा है कि 10% की वृद्धि हुई, तो इसका 10% वृद्धि हुआ होगा तो 50 हो गया होगा, 50 का वृद्धि हुआ होगा। इसका अगर 12% बढ़ गया होगा तो 36 का वृद्धि हो गया होगा, और 50 में से 36 जाएगा तो 14, यानी 14 इसका सेविंग रहा होगा। तो हम लोग कहेंगे भी 200 पर 14 सेविंग है तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, दोनों को 2 से भागा लगाते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा 7%। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी।
तो चीज़ों को धीरे धीरे सीखते चलते हैं कि कैसे चीज़ों को आसान बनाते हैं। करने के लिए आप क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ें आसान बनानी है, आसानी से उन चीज़ों को समझना है कि कहाँ से मेरा डाटा आसान बनेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके से है, कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अरविंद अपनी आय का, और ये क्वेश्चन कोई भी मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे भी जाते हैं। अपनी आय का 75% खर्च करता है, अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, करता है और शेष बचा लेता है, और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर अपने खर्च को 10% हो जाने पर अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि है। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, ये प्रश्न है। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, ये प्रश्न है। तो अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। तो आप बताइए मुझे कि 75% अगर खर्च करता होगा तो 75% का फ्रैक्शन कितना बनेगा जी? तो 3/4। इसका मतलब ये है कि 4 कमाता होगा तो 3 खर्च करता होगा, तो बचाता कितना होगा? तो 1 यूनिट। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगेन पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके से इतनी बात समझने के, वहाँ पे डायरेक्ट रेशियो देकर रखा था, यहाँ पे परसेंटेज में देकर रखा था, इसको रेशियो में खुद हम लोग बना लेंगे। तो अगर ये अपनी 75% खर्च करता है तो इसका खर्च कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, और बचत और खर्च प्लस बचत क्या हो जाएगा? तो इसकी आय हो जाएगी, इसकी आय हो जाएगी। एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया और इसका इनकम हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो इनकम आ जाएगा। तो खर्च कितना कर रहा है? तो 3, बचा कितना रहा है? तो 1, और इनकम कितनी होगी? तो 4। इनकम कितनी होगी? तो 4। और बाकी क्वेश्चन वैसा ही है, चूँकि रेशियो में था तो हम लोग इसको 0-0 ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आय अगर 20% बढ़ जाता है तो इसका 20% कितना हो जाएगा जी? अगर आय अगर 20% बढ़ जाता है तो इस 400 का 20% कितना होगा? 80 रुपये। तो सिर्फ हम लोग वृद्धि जितना हुई उसी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बात हमेशा सेम ही रहना है, तो ये वृद्धि पर ही काम करेंगे। तो 80 रुपये, और कह रहा है और खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, और खर्च में अगर 10% की वृद्धि कर लेता है तो 30 रुपये की वृद्धि करता है। तो 80 में से 30 खर्च कर देता है, 80 में से 30 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 50। और 100 पर ही बचा रहा है 50, 100 पर ही बचा रहा है 50, तो परसेंटेज वृद्धि कितना हो जाएगा? तो ये परसेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 50%। 100 पर ही ये 50 वृद्धि है, तो 100 पर ही वृद्धि होगा तो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा, तो 50% हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, आसानी है, आपको सिर्फ बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आए हुए वाले, कोशिश करते हैं कि उतने तरह का क्वेश्चन आज आपको बता दें। कुछ छूट जाएगा तो मिसलेनियस जब बताएंगे आखिर में, आखिरी वीडियो, तो मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आप लोग देखिएगा। अगर कुछ छूटेगा तब, वैसे उम्मीद कम है कि छूटेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2500। आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि पहले से क्वेश्चन लिखते हैं, तो आप लोग थोड़ा देर वीडियो पॉज कर लीजिए,
खुद से बनाइए क्वेश्चन को और उसके बाद देखिए, तो ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा और किस तरीके से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो तरीका भी आपको समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा कि कुछ हम इसमें नया सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो कह रहा है कि 2500 लोगों में से 2500 लोगों में से 60% में बचत की आदत पाई गई। 60% में बचत की आदत पाई गई। बचत की आदत पाई गई। यदि उनमें से 30% बैंक में, यदि उनमें से 30% बैंक में, 30% बैंक में, 32% डाकघर में, 32% डाकघर में तथा शेष शेयरों में, तथा शेष शेयरों में निवेश करते हैं, निवेश करते हैं तो शेयर धारकों की संख्या क्या होगी? शेयर धारकों की संख्या, तो कह रहा है शेयर धारकों की संख्या क्या होगी? कह रहा है कि 25% लोगों में से 60% में बचत की आदत पाई गई है। इसका मतलब पहला लाइन तो यही समझिएगा कि 2500 में से 60% में ही बचत की आदत पाई गई है। 2500 में से 60% लोगों में ही बचत की आदत पाई गई है। और आगे कह रहा है कि यदि उनमें से 30% बैंक में, यानी कि जो 60% बचा रहे हैं, जो लोग बचत कर रहे हैं, उनमें से 30% बैंक में, 32% डाकघर में तथा शेष शेयर में निवेश करते हैं। तो पूछ रहा है तो शेयर धारकों की संख्या कितनी होगी? तो कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? तो ध्यान रखिएगा कि आपको इसका 60% निकालने की आवश्यकता नहीं है कि 60% निकालेंगे फिर इसका 32% निकालेंगे फिर ऐसा करेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि 25% का पहले 60% निकाले, 60% का फ्रैक्शन बनेगा 3/5, तो 5 यहाँ 25 और 5 तिहाई 1500, यानी 1500 लोग जो होंगे सो बचत कर रहे होंगे। अब आगे कहता है कि यदि इनमें से 30% बैंक में और 32% डाकघर में, 30% बैंक में और 32% डाकघर में, तो 30 30 60 और 2 62 और शेष शेयर में। तो जैसे इस बात को समझिए कि जैसे ये 1500 आ गया तो बचत तो यही लोग कर रहे हैं, इस 1500 ही, 2500 तो बचत कर नहीं रहे हैं। तो 1500 अगर बचत कर रहे हैं तो इसी को हम लोग 100% मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? 100%। और मान लेते हैं कि 100% लोग ही बचत कर रहे हैं। और ये 100% कितने के बराबर होगा? तो 1500 के बराबर। अब 100% लोग अगर बचत कर रहे हैं, जिसमें 30% बैंक में और 32% डाकघर में बचत कर रहे हैं, तो 30% बैंक में और 32% डाकघर में। तो अगेन नंबर 1 क्वेश्चन जो बताए थे उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग इसको। तो ये हो जाएगा। तो शेष कितने रह गए बचत करने वाले? तो हम लोग कहेंगे 30 और 32 62, 100 में से 62 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 38%, हो जाएगा 38%। और ये 38% किस में निवेश कर रहे होंगे? तो शेयर में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ये शेयर धारक होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शेष बच रहे होंगे शेयर में निवेश करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई इस 38% का रिजल्ट बता दीजिए। तो हम लोग कह रहे होंगे कि 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 को, 100% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1500 को। तो 38% रिप्रेजेंट कर देगा किसको? तो 1500 बटा 100 गुने 38। तो इससे ये कट जाएगा 15 8 120 का 0 हाथ मेरा 12 और 15 या 45 और 12 57। तो आंसर कितना हो जाएगा? 570। आंसर कितना हो जाएगा? 570। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, या आपको समझना क्या है, इसमें सीखना क्या है कि अलग अलग डाटा नहीं निकाल के, अगर इस क्वेश्चन की समझ है तो आप इस बात को समझिएगा ध्यान से कि हम लोग करेंगे क्या, कि हमसे तो बात यही बोला कि 2500 लोगों में से बचत की आदत पाई गई है। 2500 लोगों में से 60% में बचत की आदत पाई, यानी इतने लोग बचत कर रहे होंगे, इतने लोग बचत कर रहे होंगे। इसके साथ ही साथ हमसे ये भी कह रहा है कि
30 और 32 यानी 62% लोग, यानी जो भी होगा ये हमारा क्या आ गया, तो 60% का रिजल्ट आ गया। हमको इसको यहाँ पे काटने उठने का जरूरत नहीं है, आपको इस बात को समझना है कि अब इसमें से 30 और 32 62% लोग, यानी ये जो होगा जो भी रिजल्ट आ रहा होगा ये 100% लोग बचत करने वाले आ गए। और इसमें से 30 और 32 यानी 62% लोग ऐसे होंगे जो कि 30% बैंक में और 32% डाकघर में निवेश कर रहे होंगे। तो जो बच गए होंगे 100 में से 38% वो निवेश कहाँ कर रहे होंगे, तो शेयर में निवेश कर रहे होंगे। यदि शेयर में हम लोग डायरेक्ट यहाँ से शेयर में निवेश करने वाले की संख्या निकालेंगे तो 38/100, तो इस डायरेक्ट इस टर्म को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इसको काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिएगा इसको तो 2 से काटिएगा इसको तो ये कट जाएगा 19 बार में, 3/4 का 38% ही बचेगा ना, 62-38%। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कटेगा तो ये 2 दूना 4, अच्छा ये 5 होगा ना, सॉरी 60% बचत की आदत है, तो ये बचत की आदत की 3/5 होगी। तो 100 0 से 0 कट गया और 25, इसको कट गया तो 5 15 गुना 38, 15 गुना 38 कितना हो जाएगा, तो 570, यानी 570 लोग जो होंगे उस शेयर में निवेश कर रहे होंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, और अगर कम समझ में आई होगी तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा, दोबारा तो समझाएंगे नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ये सीखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग कई तरीके से बनाते होंगे। क्वेश्चन हो सकता है पहले से बनाने आता भी होगा, लेकिन आप तरीके पर फोकस कीजिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सोचना और कैसे क्वेश्चन बनाना है, तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष भाग 10% पर निवेश करता है, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया हो, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो, तो उसकी पूंजी कितनी थी, तो उसकी पूंजी कितनी थी, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है यहाँ से। तो उसकी पूंजी कितनी थी, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कैसे कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो डाला हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। जैसे कह रहा है कि एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग, तो पहला हिस्सा कह रहा है कि जितनी भी पूंजी होगी उसका 1/3 भाग, दूसरा हिस्सा कह रहा है कि अपनी पूंजी का 1/4 भाग, यानी दूसरा हिस्सा जितनी भी उसकी पूंजी उसका 1/4 भाग, और शेष जो होगा वो तीसरा हिस्सा। कह रहा है कि इसको वो 7% पे निवेश करता है, इसको वो 7% पे, इस वाले हिस्से को 8% पे, और जो शेष बच रहा होगा उसको 10% पे निवेश करता है। शेष जो बच रहा होगा उसको हम लोग उसको 10% पे निवेश करता होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन के प्रश्नों में क्या करते हैं कि उसकी पूंजी को कुछ न कुछ हम लोग मान लेते हैं और अपने मन से मानते हैं, लेकिन ऐसी संख्या मानते हैं जो 3 और 4 से कट जाए। तो 3 और 4 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 12। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 12 यूनिट इसकी पूंजी रही होगी। तो 12 यूनिट अगर पूंजी रही होगी तो 12 का 1/3 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, और 7% निवेश कर रहा है। साथ ही साथ ये भी 12, तो 4 तिहाई 12, ये 3 यूनिट, ये कितना निवेश किया 8% पर। और अब टोटल देखिए 4 यूनिट
और 3 7 यूनिट, 12 में से 4 और 3 7, तो यहाँ निवेश हो गया, तो तीसरे में कितना यूनिट करेगा 5 यूनिट, और ये निवेश करेगा 10% पर। मानते इस बात को? तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है कि यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया हो, यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया हो, तो यही तो इसकी आय है, और वार्षिक आय 561 रुपया हो तो सच्चौक 28%, 8 की 24%, और 50%, यही इसकी कुल आय होगी, यही इसकी कुल आय होगी। और ये कह रहा है कि 561 रुपया हो, तो 28, 24 और 50 जोड़ेंगे हम लोग, तो 5 2 7 2 9 102%, ये कितना हो जाएगा 561 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 561 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 102 कितना हो गया 561 के बराबर हो गया। हमसे कह रहा है कि उसकी पूंजी कितनी थी, उसकी पूंजी कितनी थी, तो पूंजी निकालना होगा तो हमको, तो जैसे पूंजी कितना मान के चले हम लोग 12 यूनिट, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 102% इतना के बराबर है, तो 12 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 12 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये 561, ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 102 से यहाँ भाग हो जाएगा। इसको हम लोग लगा रहे होंगे, तो काटेंगे तो 51 से कटेगा, तो 51 दूना, और 51 से कटेगा तो 11 12, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, पहले 1 मिनट निकाल लीजिएगा, 102% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना होगा, तो 1% बराबर कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे कि 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे कि 561 बटा 102, तो 12 यूनिट बराबर कितना होगा, और गुना 100, ध्यान रखिएगा, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 यूनिट बराबर हो जाएगा 561 बटा 102 गुना 100 गुना 12। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चूँकि देखिए यहाँ पे चूँकि 28%, 24% पर 102% का रिजल्ट आ गया है, 102% इसका कितना कह रहा है, तो हमको तो यूनिट में चाहिए, हमको तो 12 यूनिट मान के चले हैं, तो इसका 1 यूनिट निकालेंगे, इसका 1 यूनिट निकालेंगे, तो ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट हम लोग अगर परसेंटेज का वैल्यू नहीं रखना चाहेंगे तो बटा में 100 होगा। जैसे देखिए, जैसे इसको रखना चाहेंगे तो बटा में 100 होगा, और 100 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 102 यूनिट जो है वो बराबर होगा 561 गुना 100 के, और हमको 12 यूनिट का वैल्यू चाहिए, हमको 12 यूनिट का वैल्यू चाहिए ना, तो 1 यूनिट बराबर इतना हो जाएगा, और 12 यूनिट का वैल्यू उस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको 12 यूनिट का अगर वैल्यू चाहिए होता, 12 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 561 गुना 100 बटा 102, और 12 का चाहिए तो 12 से गुना कर देंगे। काटिएगा 51 से तो 2 बार में, इसको काटिएगा तो 11 बार में, इसको काटेगा तो ये 6 बार में, तो 11 6 66, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6600। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर दिक्कत लग रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा कुछ इस तरीके से होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति ABC में वेतन का योग 72,000 रुपये है। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति A, B, C के वेतन का योग 72,000 रुपये है, 72,000 रुपये है। क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं, 75% खर्च कर देते हैं। और कह रहा है पैसे खर्च कर दे, यदि इन तीनों के बचतों का अनुपात 8, 9, 20 है, यदि
तीनों के बचतों का अनुपात 8:9:20 है। तो ए का वेतन ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी के वेतन का योग 72,000 रुपया है। क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि इन तीनों के बचतों का अनुपात 8:9:20 है तो ए का वेतन कितना है? कैसे कर पा रहे होंगे? तो आसानी क्वेश्चन रहता है। जैसे कह रहा है कि 80% इसका खर्च है, 80% खर्च है, तो 80% खर्च है तो बचा कितना होगा? 20%। ये हमको सेविंग दे के रखा है। 8, 9 और 20 ये क्या देकर रखा है? सेविंग। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये बचाता कितना है? तो रेशियो में तो 8 बचाता है, लेकिन परसेंटेज में अगर 80% खर्च करता होगा तो 20 बचाता होगा। कितना बचाता होगा? 20 बचाता होगा। आप ऊपर या नीचे कहीं भी रखें, मेन हमको रेशियो से काम है, रेशियो निकालना है। अगर ये 85% खर्च करता है, बी 85%, या लिख लीजिए ए है, बी है, सी है, इनके सेविंग का ये रेशियो देकर रखा है और ये सेविंग परसेंटेज देकर रखा है। और ये सेविंग यानी दोनों चीज़ें एक ही दे के रखी हैं, एक परसेंटेज में और एक रेशियो में देकर रखा है। तो ये बचाता कितना है? तो 20%। बी कितना बचा रहा होगा? तो 85% तो ये खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 15%। और सी जो है 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 25%। तो इनकी आय इनकम का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ए बी अनुपात सी के इनकम का रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी के इनकम का रेशियो। इनकम ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये 20% का रिजल्ट 8 है, तो 20 बचे 100, तो 100% का रिजल्ट पूछ रहा है हमसे। तो 5 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो ये भी 100% इसका निकालना होगा, तो 8 बचे 40। ये 15% का रिजल्ट 9 है, तो 100% निकालना होगा। तो 15 का रिजल्ट 9 है, तो 100 का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 60। ये 25 का रिजल्ट 25% का रिजल्ट 20 है, तो 100% का रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो 20 का 80। इसको किसी को दिक्कत होगा निकालने में थोड़ा सा, तो आप ध्यान रखिएगा कि हमको निकालना है कि 15% बराबर 9 है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो 9/15 गुना 100। तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, कट के 20 हो जाएगा और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट आपको निकालने आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4, 60 और 80। इसको ऐड करने के बाद आ कितना रहा है? तो 8, 6, 14 और 4 18। या फिर रेशियो में है तो 0 से 0 काट भी लीजिएगा। रेशियो में है तो 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, तो बन कितने गया? 8, 6, 14 और 4 18। तो 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको? तो 72,000 को। इनका ABC के वेतन का योग, तो 18 यूनिट रिप्रेजेंट किया 72,000 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर लेगा किसको? तो 18 चौक 72, 4,000 को। तो हमसे पूछा कि ए की आय बता दो, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 16,000 को। ये 16,000 हमारे प्रश्न का उत्तर। बी का पूछता तो 24,000, 6 चौका 24,000 और सी का पूछा तो 8 चौका 32,000 होता है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि, और ये क्वेश्चन आपको थंबनेल में भी था, तो थंबनेल वाला ही क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से। जब एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है, जब एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है, 6,000 रुपये बढ़ जाती है, तब उसके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स, किए गए टैक्स दर 18% से घटकर 15% हो जाती है।
15% हो जाती है यदि दोनों परिस्थितियों में यानी दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। यदि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, यानी दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है तो आरंभिक आय क्या थी? कर मुक्त है तो आरंभिक आय क्या थी? आरंभिक आय क्या थी जबकि वह दोनों स्थितियों में समान कर अदा करता है? क्या थी जबकि वह दोनों स्थितियों में समान कर अदा करता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। जब एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है तब उसके द्वारा भुगतान किया गया टैक्स दर 18% घटकर 15% हो जाता है। टैक्स दर 18% घटकर 15% हो जाता है। यदि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, यदि दोनों परिस्थितियों में, यानी कि जब कम था 6,000 कम था और 6,000 बढ़ गया, दोनों स्थितियों में 25% आय क्या है? कर मुक्त है। तो आरंभिक आय क्या थी जबकि वह दोनों स्थितियों में समान कर अदा करता है? तो यहाँ पे इस लाइन का इम्पोर्टेंस है कि वह दोनों स्थितियों में कैसा? तो समान कर अदा करता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि शुरुआत में इसका जो आयकर होगा, शुरुआत में जो इसका इनकम होगा, X होगा और X पर कर कितना अदा करता है? तो 18% का। और बाद में इसका इनकम हो गया होगा 6,000 बढ़ के Y, और एक कर कितना अदा करता है? 15% का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों स्थितियों में समान कर अदा करता है, यानी ये दोनों टैक्स समान कर अदा करता है, दोनों इक्वल होंगे। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 छक 18 और 3 पचे 15। तो X बटा Y कितना हो जाएगा? तो 5/6। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले 5 रुपये कमाता होगा तो बाद में 6 कमाता होगा, तो कितना बढ़ गया? तो 1 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 यूनिट का रिजल्ट 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये बढ़ जाता है तो 1 का रिजल्ट 6,000 है, तो 5 का रिजल्ट 30,000 रुपये। यही हमसे पूछ रहा था कि भाई शुरुआत में इसका वेतन कितना, बाद में पूछा तो 36,000 रुपये हो जाता। तो ये 30,000 हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई इस 25% का क्या काम है? ये जो दोनों स्थितियों में 25% कर आयकर मुक्त है, तो इस 25% का तो कहीं यूज किया ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जब ये 25% आयकर मुक्त है दोनों स्थितियों में, इस 25% का कोई मतलब रहेगा नहीं। कैसे? तो इसको आप समझ गए। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना है, अगर कहेगा कि सेम अमाउंट दोनों में कर मुक्त है तो इसका कोई यूज होता भी नहीं है। क्यों नहीं होगा? इस बात को समझिएगा कि जैसे हम कह रहे हैं बेसिक तरीका कैसे बने क्वेश्चन बनने का, इस बात को भी समझ चलिएगा और बाकी हम आगे डिटेल में भी इसको क्वेश्चन समझा रहे हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि शुरुआत में X वेतन प्राप्त करता होगा। शुरुआत में कितना वेतन प्राप्त करता होगा? तो लेट इनिशियल कितना है? इनिशियल X रुपये इसको वेतन मिलता होगा। इनिशियल वेतन कितना है? X रुपया। तो शुरू में करता क्या होगा कि X रुपया, और टैक्स कितना भरता होगा? कह रहा है कि 25% तो टैक्स कर मुक्त है, यानी टैक्स जो भरता होगा वो 75% पे भरता होगा। अगर 25% कर मुक्त है तो टैक्स भरता होगा कितने पे? 75% पे। तो 75% का फ्रैक्शन मिलेगा 3/4। तो इस पर ये करता होगा। तो इस पर ये करता होगा X का 3/4 पे 75% पे टैक्स भरता होगा। टैक्स भर कितना रहा है? तो 18%। तो इसी का 18% टैक्स भर रहा होगा, तो 18/100। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि 6,000 उसके वेतन में वृद्धि हो जाती है, यानी अगला जो वेतन मिल रहा हो तो X + 6,000 मिल रहा होगा, X + 6,000 मिल रहा होगा। और इसका भी ये 75% पे, क्योंकि दोनों स्थितियों में 25% कर मुक्त है, तो इसका भी ये 3/4 यानी कि 75% पे ही टैक्स भरता होगा। टैक्स भर कितना रहा है? तो 15%। तो आप देखिएगा कि दोनों कर तो समान है, दोनों स्थिति में समान कर अदा करता है, तो ये 3/4 से 3/4 कट जाएगा।
तो इसका कोई मतलब रहता नहीं है। ये हमेशा आपको क्या होगा, दोनों हिस्सों में समान कर अदा करता होगा, तो 3/4 से 3/4 कट जा रहा होगा। 100 से 100 कट रहा होगा और 18, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15। तो x/y कितना आ गया, x/y आ गया आपका 5/6, यानी शुरुआत में 5 वेतन मिलता होगा तो बाद में 6 मिलता होगा। या सॉरी, यहाँ पे तो x का मान है ना, तो ये हो जाएगा 6x और यहाँ हो जाएगा 5x + 6 × 5 = 30,000। तो यहाँ इसको लेके इधर माइनस करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30,000। तो हम लोग कहेंगे क्या कि x बराबर कितना आ गया, 30,000, यानी 30,000 रुपये इसका मूल वेतन था। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके का ध्यान से समझिएगा कि अगर इसको रेशियो में भी रख रहे होंगे, हम लोग रेशियो में भी रख रहे होंगे, तो कह रहे हैं कि x का 3/4 पे हम लोग कर अदा कर रहे हैं, क्योंकि 25% तो फ्री है, और इसका 18% अदा कर रहे हैं, और बराबर अगला बढ़ा हुआ वेतन y मान लेते हैं, तो y का 3/4 तो कर मुक्त है, यानी सॉरी 25% तो कर मुक्त है, तो 75% पे ही कर अदा कर रहे होंगे, और अदा कितना कर रहे हैं तो 15। तो 3/4 से 3/4 कट जाएगा, तो 0 से 0 भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका कोई काम रहता नहीं है। अगर दोनों स्थितियों में ये 25% आयकर मुक्त है, तो इसको आप लेके चलिए या नहीं चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक दूसरे से कट जाते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।